तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टी क्या, जो पिछला वीडियो आप देखे थे उसमें हम आपको बताए थे। यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है लिहाजे से फिनाल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शुरुआत में पहले अक्रिया इंपॉर्टेंट अक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट के विषय में आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, जो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक यौगिक पढ़ रहे थे। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन और एल्काइलेशन दो चीज़ पढ़े थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको रिपीट कर रहे हैं। एल्कलीकरण जिसे कहते हैं आप, एल्कलीकरण क्या होगा कि हम CH3Cl के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा सुन लें, क्या होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया बहुत ईजी है, कुछ इसमें याद करना नहीं याद, केवल आपको यौगिक याद हो। यौगिक में आप क्या क्या याद करेंगे, सबसे पहले आप फिनाल पढ़ रहे हैं तो फिनाल याद कर लीजिए, और CH3Cl जिसको क्लोरोमेथेन कहेंगे या मेथिल क्लोराइड कहेंगे। बस निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है, और आपको ये पैराक्रिसाल बना यौगिक। पैराक्रिसाल प्लस ये Cl बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में बनता है। पैराक्रिसाल जो यहाँ पर होगा वह पैराक्रिसाल कुछ मात्रा में अर्थोक्रिसाल भी मिलता है। जैसे आप ये फ्रीडल-क्राफ्ट करा रहे हैं तो वहाँ पर पैरो और अर्थो और पैरा दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, लेकिन पैरा ज़्यादा मात्रा में होगा, अर्थो कम मात्रा में होगा। इसलिए जो ज़्यादा मात्रा में है वही हमने यहाँ पर शो किया है। तो पैरा भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप लगा देंगे, लेकिन अर्थो मेजर प्रोडक्ट है। अब इसकी परिभाषा सुनिए, फ्रीडल-क्राफ्ट किसे कहते हैं, लिखिए सुनिए। जब फिनाल को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्लोरोमेथेन से या मेथिल क्लोराइड से अक्रिया करते हैं तो हमें पैराक्रिसाल बनता है, तथा यह अक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने आपको परिभाषा में बताया कि पैराक्रिसाल बनता है। पैराक्रिसाल क्यों कहा, इसलिए कहा कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। तो आप परिभाषा में अर्थोक्रिसाल नहीं बताएंगे, लेकिन लिखेंगे कि कुछ मात्रा में अर्थोक्रिसाल भी प्राप्त होता है। तो यह था परिभाषा। अब इसका समीकरण देखें, फिनाल बेंजीन रिंग अर्थात C6H5OH प्लस CH3Cl निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसकी अक्रिया कराए तो हमें पैराक्रिसाल बना। पैराक्रिसाल का ये संरचना सूत्र है, इसका अणु सूत्र क्या होगा, C6H4OH तो पैराक्रिसाल प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, Cl। कुछ मात्रा में आपका यहाँ पर बन जाएगा अर्थोक्रिसाल। नोट कर लीजिए। अब दूसरी अक्रिया के विषय में आप जानिए, जो यहाँ पर लिखा गया है कोल्बे-श्मिट अक्रिया। कोल्बे-श्मिट अक्रिया 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल्बे-श्मिट अक्रिया होती क्या है, देखिए पहले यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसका क्या यूजेज है। यूज है यहाँ पर जो समीकरण लिखा गया है, पहले यहाँ फिनाल लिखे हैं, सोडियम धातु लिखे हैं, यहाँ पर बन गया ONA, यहाँ बन गया हाइड्रोजन की गैस निकल गई। ध्यान समझिए इसे, इसको तो आप जानते होंगे, बहुत परिचित होंगे, फिनाल है। इससे भी आप परिचित होंगे, सोडियम धातु है। और यहाँ पर जो बना हुआ है इसका नाम हम आपको बताते हैं। अगर रिएक्शन पहला वीडियो में आप देखे होंगे जरूर आपको याद होगा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, चलिए सोडियम फिनॉक्साइड हुआ और ये हाइड्रोजन गैस हुआ। तो हमें यहाँ पर लेना क्या है, परिभाषा हम बोलने वाले हैं कोल्बे-श्मिट अक्रिया को, कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 4 से 7 वायुमंडल ताप, वायुमंडल 4 से 7 वायुमंडल ताप लेंगे, टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से हम इस सोडियम फिनॉक्साइड का अक्रिया कराएंगे तो हमें एक लवण प्राप्त होता है जिसको हम सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। सैलिसिलेट पुनः डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अक्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, तथा यह अक्रिया कोल्बे-श्मिट अक्रिया कहलाती है। अब परिभाषा इसकी क्लियर सुनिए। यहाँ हमें क्यों लिखना है, आपको बताना था कि आप सोडियम पढ़ तो रहे हैं केमिकल सम इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी या फिनाल, यहाँ पर आप सोडियम फिनॉक्साइड के पास आया तो सोडियम फिनॉक्साइड पहले आपको बनाना होगा। कोल्बे-श्मिट अक्रिया में यही कहा है उसने, कोल्बे एक वैज्ञानिक था, कि पहले वह फिनाल को सक्रिय धातु के साथ अक्रिया कराया था। देखो एल्कोहल में भी यही बताया था कि जब एल्कोहल या फिनाल को हम सक्रिय धातु के साथ अक्रिया कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H, हाइड्रोजन वहाँ पर से निकल जाता है, निकल जाएगा तो वहाँ क्या बनेगा, अगर वो फिनाल है तो फिनॉक्साइड बनेगा, अगर वो एल्कोहल है एल्कोक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना क्या है,
वोल्टेज ने क्या बताया कि आपको सोडियम फिनाक्साइड लेना है, तो हमने सबसे पहले फिनाल से सोडियम फिनाक्साइड बना लिया। तो सोडियम फिनाक्साइड जब बना, अब इसकी परिभाषा यही शुरू होती है। ये ऐसा नहीं कहेंगे कि हम केमिकल रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं फिनाल का और यहाँ कह दीजिए फिनाल को हम कार्बन डाइऑक्साइड से सक्रिय करते हैं। नहीं, शुरुआत कहाँ से कोल्बेस्टर की क्रिया को, जब सोडियम फिनाक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर हम कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिय कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम होगा, हम लिख दे रहे हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट ये क्या है, एक साल्ट, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इस सोडियम सैलिसिलेट को पुनः तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अक्रिय कराएंगे तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। यह जो यौगिक है इसका नाम सैलिसिलिक यौगिक है। तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है तथा क्रिया कोल्बेस्टर क्रिया कहलाती है। बहुत ईजी है, एक लाइन में सुनिए। जब सोडियम फिनाक्साइड को 125 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर हम कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिय कराते हैं तो हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तन के साथ अक्रिय कराने पर सोडियम सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है तथा क्रिया कोल्बे-श्मिट क्रिया कहलाती है, जो कि समीकरण आपको दिया है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्रिया में रायमंड-टीमर क्रिया है। रायमंड-टीमर क्रिया में अब यहाँ पर इसका लंबा रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन लंबा रिएक्शन से आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बना लेना है और इस मिश्रण को जब हम फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस माध्यमिक यौगिक को पुनः हम रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब सिंपल है कि पहले हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोनों मिश्रण को लेकर फिनाल मिलाएंगे और 60-70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। जो यौगिक प्राप्त होगा यौगिक आपका माध्यमिक यौगिक होगा। अब माध्यमिक यौगिक जब बन जाए तो पूरे परमाणु को आप क्या करेंगे, फिर से उसको उबालेंगे। यहाँ तो गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, आप इसको उबाल लेंगे। उबालेंगे तो आपका एक यौगिक बनेगा, जिसको ये हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। इस माध्यमिक यौगिक को पुनः रिफ्लेक्स करके प्राप्त उत्पाद को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अक्रिय कराने पर ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह क्रिया रायमंड-टीमर अक्रिया कहलाती है। अब इसको आप नाम लिख लीजिए, इसका नाम है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड। हम लिख देते हैं ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड। तो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्रिया आपका है गार्टरमान अक्रिया। गार्टरमान दो प्रकार के, एक तो गार्टरमान कोख अक्रिया है और यहाँ सिर्फ आप पढ़ रहे हैं गार्टरमान अक्रिया। आगे आपको गार्टरमान कोख अक्रिया भी बताना है, लेकिन गार्टरमान पहले सुनिए। गार्टरमान में क्या होगा कि हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब अक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस मिश्रण को हम फिनाल के साथ जब अक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक यहाँ पर आपको लिखा गया है। माध्यमिक यौगिक का पुनः तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अक्रिया कराने पर ये ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है और यह क्रिया गार्टरमान कोख अक्रिया कहलाती है। गार्टरमान अक्रिया क्या है, कोख नहीं है, सॉरी। अब गार्टरमान अक्रिया एक लाइन पर सुनिए कैसे आप लिखेंगे। गार्टरमान अक्रिया जब आपको लिखना होगा, सिंपल कहेंगे, जब फिनाल को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में AlCl3 अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। इस माध्यमिक यौगिक को पुनः तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अक्रिया कराने पर
हमें अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यह अक्रिया आपकी गार्डनमान कोक अक्रिया कहलाएगी, नोट कर लीजिए। अब अगली अक्रिया आपका युग्मन अक्रिया है। इंग्लिश में इसको कपलिंग अक्रिया कहते हैं। युग्मन अक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा इसके पहले सुनिए। जब फिनाइल को क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमें अर्थोहाइड्रॉक्सी ये जो बेंजीन प्राप्त होता है तथा यह अक्रिया युग्मन अक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हम लिख देते हैं नाम इसका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर हमने क्या लिया है यहाँ पर? फिनाइल। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनाइल क्षार की उपस्थिति में यानी OH की उपस्थिति में अक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा अर्थोहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, अर्थोहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन तथा यह क्रिया कपलिंग अक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ मात्रा में जलवाष्प, कुछ मात्रा में NaCl निकलेगा, इसके में मतलब नहीं है। तो मेजर प्रोडक्ट ग्रुप में अर्थोहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन से मतलब है। तो यह अक्रिया युग्मन अक्रिया कहलाती है। एक लाइन इसको सुनिए कि युग्मन अक्रिया कहते किसे हैं? जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम फिनाइल के साथ अक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो हमें अर्थोहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होती है तथा यह अक्रिया आपका युग्मन अक्रिया कहलाती है। एक अक्रिया और आप देखेंगे, तब तक इसको आप नोट करेंगे। चलिए अगला अक्रिया जो आपके सामने है वह है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अक्रिया। एस्टेट का सूत्र होता है CH3COO माइनस। मर्क्यूरिक एस्टेट मर्क्यूरिक आयन पर या मर्क्यूरिक पर दो प्लस होंगे, इसलिए यहाँ क्या हुआ CH3COO टेकन ट्वाइस Hg मर्क्यूरी एस्टेट। और ये क्या है आपका? फिनाइल। हम इसको लिख देते हैं फिनाइल। ये है आपका मर्क्यूरिक एसीटेट। तो जब फिनाइल को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है अर्थो, नोट कर लीजिए इसे, एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनाइल। अर्थोएस्टाक्सी मर्क्यूरिक फिनाइल प्राप्त होता है और यह अक्रिया आपकी मर्क्यूरिक एस्टेट के साथ अक्रिया करने के बाद प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए अगला समीकरण। अब अगला अक्रिया आपके सामने है यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि उसमें यह है कि हाइड्रोजन सक्रिय होगी। हाइड्रोजन सक्रिय किसी भी यौगिक के साथ जब होगी, तीन उत्प्रेरक उसमें कॉमन है, तीनों में साथ कोई ले सकते हैं, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। आप ले सकते हैं निकिल कैटालिसिस, पैलेडियम कैटालिसिस और प्लेटिनम कैटालिसिस। तो हम यहाँ पर तीनों में से एक ले रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? फिनाइल C6H5OH फिनॉल प्लस H2 हाइड्रोजनीकरण है। अब यहाँ पर हम उन तीनों उत्प्रेरक में से कोई एक उत्प्रेरक लें, तो यहाँ पर हम लिख दिए निकिल। 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है इसको। तो जब हम 160 डिग्री सेल्सियस पर फिनाइल के साथ हम अक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से तो हमें प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये देखिए ये प्राप्त हुआ तो साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी ये रिंग नहीं रहेगा, ये यहाँ पर OH लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो परीक्षा में पूछता है कैसे प्राप्त करोगे फिनाइल से साइक्लोहेक्सेनॉल, तो आपको यही याद रखना होगा
होगा कि फिनाल का हाइड्रोजनीकरण करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब लास्ट अक्रिया एक और आप इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम अब बात कर रहे हैं, तो आपको इसको समझना है, लीबरमान अक्रिया किसे कहते हैं। तो लीबरमान अक्रिया जिसका परिभाषा क्या है, हम आपकी परिभाषा की तरफ ले चलते हैं। जब फिनाल को हम अक्रिया कराएंगे, हाँ, तो लीबरमान अक्रिया भी हम आपको बात कर रहे थे। लीबरमान अक्रिया में आप क्या करेंगे, परिभाषा इसकी आप थोड़ा सुन लीजिए, बस यही आपके सिलेबस में। जब फिनाल को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें सोडियम नाइट्रेट का मिश्रण डालते हैं, सोडियम नाइट्रेट डालते हैं, तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है, लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। यह लाल रंग का रंजक को हम जब क्षार द्वारा तनु करते हैं तो हमें नीला रंग प्राप्त होता है। यह लीबरमान अक्रिया कहलाती है। लीबरमान का मुख्य उपयोग फिनाल का परीक्षण करने में किया जाता है, और फिनाल की पुष्टि होती है कि जब हम फिनाल में कुछ मात्रा में उसमें हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें और फिर हम सोडियम नाइट्रेट उसमें मिलाएं विलयन में, तो वह विलयन हमारा लाल रंग प्राप्त होगा। और उस लाल रंग के विलयन में जब हम पुनः क्षार मिला दें तो लाल से नीला हो जाएगा। तो दिया हुआ हमारा जो मिश्रण होगा वह परीक्षण में आप लिखेंगे कि कन्फर्म है फिनाल। तो यह फिनाल का परीक्षण। अब आगे वीडियो में आप देखेंगे कि फिनाल का हम और परीक्षण कैसे करेंगे, फिनाल का उपयोग कहाँ करेंगे, ये सारे